बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐसा लगता है कि एक नई करवट लेने को है और ये सियासी सूरत हाल जिस शहर में देखें उस शहर में नई चीज़ें उभरती हुई नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद में देखें तो इस्लामाबाद में नई चीज़ें हैं और कराची में देखें तो कराची में बहुत सारे लोगों के बीच में नए नए तनाज़ात जन्म लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब MQM की बात कर लीजिए तो MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के बीच में तनाज़ा, दूसरी तरफ बात कर लीजिए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब और गवर्नर इशरतुल इबाद साहब में तनाज़ा। ये तनाज़े जा किधर रहे हैं और कराची की सिचुएशन को किस तरीके से ये बेहतर या बदतर बनाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फॉर्मर गवर्नर हैं आप पंजाब के, थैंक यू सो मच। खालिद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम MQM का जो क्लैश चल रहा है, MQM पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही थी MQM पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद कि MQM लंदन जो है वो रहेगी या MQM पाकिस्तान। तो MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन में मेरे नाम से रजिस्टर्ड है तो किस तरीके से किसी भी जो MQM लंदन है वो कोई भी कायद उठ के या कोई भी वहाँ का राबता कमेटी का शख्स उठ के हम लोगों को निकाल सकता है MQM से। अब दोनों MQM में डिवाइड तो है, किस तरफ जा रही है सिचुएशन कराची के हवाले से? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि इस वक्त शायद कराची में MQM 4 ग्रुपों में बटी हुई है या दुनिया में MQM 4 ग्रुपों में बटी हुई है। एक लंदन की MQM है, एक पाकिस्तान MQM है, एक पाक सरजमीन पार्टी की MQM है, एक गवर्नर साहब के का हल्का अहबाब है। MQM में आने वाले दिनों में मेरे ख़्याल में और तकसीम होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि MQM पे अल्ताफ़ हुसैन का जो कंट्रोल था उनकी ज़ात के अलावा वो उन दहशत गर्दों या टारगेट किलर के ज़रिए था जो उर्फ़ आम में यूनिट और सेक्टर कमांडर थे। अब जब रेंजर्स की ऑपरेशन की वजह से ये सेक्टर कमांडर, यूनिट कमांडर या पकड़े गए या मलेशिया, साउथ अफ्रीका, हांगकॉन्ग भाग गए हैं, और दूसरा जो चंद एक बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, जैसे बल्दिया टाउन का मुकदमा है, जो असला पकड़ा गया उसका मुकदमा है। जब ये मुकदमे खुलेंगे तो और MQM के कई जो लीडर हैं उनके नाम सामने आएंगे और ये पहली दफ़ा हुआ है शायद 95 के ऑपरेशन के बाद कि किसी हुकूमत ने या रेंजर्स वालों ने MQM पे हाथ डाला है। तो जब ये सब कुछ होगा तो MQM में और दरारें पड़ेंगी और MQM के और ग्रुप बनेंगे, क्योंकि उसमें एक ज़ाती बचाव की भी बात है। ठीक है। और फिर वो लोग जो मुलव्वस नहीं हैं तशद्दुद में, वो चाहते हैं कि वो सियासी तौर पर MQM का झंडा लेके आगे बढ़े। मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी बात है ये देखने वाली कि MQM जा किधर रही है। सही। अच्छा खालिद साहब, यहाँ ये बात भी आती है कि एक तरफ तो MQM लंदन है, दूसरी तरफ MQM लंदन के खिलाफ बात करते हैं फारूक सत्तार साहब, दूसरी तरफ बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। इशरतुल इबाद साहब भी MQM का हिस्सा नहीं रहे, बड़े अरसे पहले उनको भी चार्जशीट थमाकर साइडलाइन कर दिया गया। तो ये तमाम लोगों को तो मुत्तहिद हो जाना चाहिए MQM लंदन के खिलाफ। ये आपस में बयानबाजी करने में लगे मुस्तफ़ा कमाल साहब इशरतुल इबाद साहब को रिश्वतुल इबाद कहते हैं, जो नाम वो देते हैं, दूसरी तरफ इशरतुल इबाद साहब मुस्तफ़ा कमाल को बाइपोलर कहते हैं। ये इनको मुत्तहिद नहीं हो जाना चाहिए अगर इनका स्टैंड एक है, इनका गोल एक है? तो देखिए, पहली बात तो अभी तक ये बात तय नहीं हुई कि क्या MQM पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ टूट गया है, उनका असर पाकिस्तान में कम हो गया है। और दूसरी और बात जो जहन में रखने वाली ये है कि अब तो ये बिल्कुल हकीकत सामने आ गई है कि MQM इसके साथ साथ तालिबान, इसके साथ साथ सियासी तशद्दुद जो कराची में हो रहा था, ये सब लोग तशद्दुद में मुलव्वस रहे हैं। अब यूँ तो नहीं हो सकता कि हम सारा मलबा डाल दें अल्ताफ़ हुसैन पर, और MQM के जो लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद थी वो अपने आप को तमाम इल्ज़ामात से मुबर्रा करार दे। तो इनमें भी से बहुत सारे लोग हैं जो MQM के गुनाहों में शरीक रहे हैं। तो अब 2-4 चीज़ें सामने आती हैं। क्या MQM पूरी के ऊपर एक इंक्वायरी की जाए, देखा जाए कौन कौन मुलव्वस था, उन सब पर इल्ज़ाम दिया जाए, या जैसे और लोग कहते हैं कि जनाब एक तत्हीर हो, जितने लोग जो किसी बुराई में मुलव्वस रहे हैं उनको अलहदा कर दें और एक साफ़ सुथरे लोगों की जमात बने। मेरे ख़्याल में अब ये सिलसिला तो शुरू हो गया है। लोग जो तशद्दुद में मुलव्वस थे उनके नाम सामने आएंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर MQM या उर्दू स्पीकिंग के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बात करें
और ये तय करे कि कराची में उन्होंने सियासत कैसे करनी है। और उनके लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत ये उनको वाज़ेह पैगाम दे। और मैंने बार बार ये कहा है, ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उन्हें वाज़ेह पैगाम दे कि जनाब अगर आपने सियासत करनी है तो आप अपने आप को अल्ताफ़ हुसैन से वाज़ेह तौर पर अलहदा करें। वो लोग जो तशद्दुद में मुब्तला रहे हैं उनको अपनी जमात से अलहदा करें और एक खालिस्तन जो है सियासी पार्टी बनकर आप अपनी सियासत करें। और जो जो लोग जिनमें मुकदमे चलते हैं उनका गैर ज़रूरी तौर पर दिफा न करें, बल्कि उन मुकदमात में हुकूमत की मदद करें। इस तरह कराची में सियासत आगे बढ़ेगी, वरना ये जो टूट फूट का सिलसिला चलता रहेगा। इतनी बड़ी जमात टूटती है और फिर नहीं संभलती है तो कई दफ़ा तशद्दुद बढ़ जाता है और हमें उस ख्याल से उस चीज़ को हकीकत नहीं बनने देना चाहिए। जो आप फरमा रहे हैं कि एक खालिसतन सियासी जमात बनकर सामने आया और ऐसे लोग इकट्ठे हो, तो फारूक सत्तार साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब यही तो कह रहे हैं कि हम लोगों को स्पेस दिया जाए, विशलिस्ट ना दी जाए। विशलिस्ट हमें थमाई जा रही है, बहुत सारी जगहों से थमाई जा रही है। वो तो कह रहे हैं हम सियासी जमात बन के सामने आ रहे हैं, हमें मौका नहीं दे रहे। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अब यूँ तो नहीं हो सकता कि ये लोग पिछले 40 साल से MQM की सियासत में शरीक थे। मैं ख़ुद जानता हूँ, मैं हुकूमत में रहा हूँ, कई वज़ीर थे जो उस वक़्त फ़ौजी हुकूमत का भी हिस्सा थे और वो उस वक़्त भी अल्ताफ़ हुसैन को नजराने पेश करते थे। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। तो सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा। जो MQM के ऊपर इल्ज़ामात हैं, रोज़ आप देखिए इस तरह असला पकड़ा जा रहा है जैसे कोई मुल्क के अंदर पूरा एक फतेह या आपने मुल्क में हमला करना था, उन पर टारगेट किलर हैं और अब वो मुकदमात कराची में अदालतों के सामने चल रहे हैं। तो जो लोग MQM के इस वक्त लीडरान हैं उनको सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हम खालिसन सियासत कर रहे हैं, उनको ये साबित करना चाहिए कि उनका लंदन से रिश्ता ख़त्म हो गया है और उन लोगों से भी रिश्ता ख़त्म करेंगे जो तशद्दुद में मुलव्वस रहे हैं। और इसमें थोड़ी बहुत तो क्या उसे कहते हैं सफाई करनी पड़ेगी। सही, ठीक है। सफाई की बात करें तो इस्लामाबाद के हवाले से भी कुछ सफाई की बातें सामने आ रही हैं। PTI बात कर रही है, खालिद साहब, क्योंकि हम सियासी मंजरनामे की बात कर रहे हैं तो कराची से दारुल हुकूमत तो शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद में। अब सियासी मंजरनामे से भी ज़रा इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन होने वाला है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत की, लेकिन इमरान खान साहब उसके बावजूद कहते हैं कि धरना भी होगा, लॉकडाउन भी होगा। क्या अदालत पे ट्रस्ट नहीं है या अभी उनको मालूम है कि टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो अभी कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमारा प्लान वही है 2 नवंबर वाला? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो पार्टीज़ की तरफ से पटिशन गई थी उसका नोटिस लिया है और तमाम फ्रीकैन को बुलाया कि जनाब अपने अपने जवाब दाखिल करें। इसका मतलब ये कि पनामा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल गया। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं वो एक दिन में उनका फैसला नहीं होता, उसमें महीनों या साल भी उसमें लग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ एक नज़रियाती पार्टी है, इसके वर्कर नज़रियाती हैं। बदकिस्मती से हुकूमत के साथ जो उसके वर्कर हैं वो नज़रियाती वर्कर नहीं है, वो सारे मफाद के साथ उनके अपने ज़ाती मफाद वाबस्ता हैं पार्टी के साथ। तो इमरान साहब चाहते हैं कि जो उनके पास वर्कर्स की ताकत है उसको आजमाएं। हुकूमत समझती है कि जो उनके पास डेवलपमेंट का एजेंडा है उसके ज़रिए लोगों को वो मुतासर कर सके। मेरा अपना ख्याल ये है कि एक तो है जलसा करना, वो जमहूरियत का हक़ है, हड़ताल करना भी जमहूरियत का हक़ है। मैं समझता हूँ बाज़ दफ़े शहरों को बंद करना भी जमहूरियत का हक़ है। लेकिन देखें, क्या इस हक़ को हासिल करने में लोग आपके साथ हैं? मेरा अपना इस बारे में एहसास ये है कि इस्लामाबाद में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, बच्चियाँ इदारों में काम करती हैं, सारे मुल्क से लोग उधर जाते हैं। और अगर 2 दिन इस्लाम बंद हुआ, ये लोग चीखेंगे। जब ये लोग चीखेंगे तो इमरान साहब के पास कोई इनको मुतमईन करने का कोई जवाब नहीं होगा। खालिद साहब, यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लेकिन रिटेलिएशन में भी तो हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है और 46 करोड़ का बजट मांग लिया है पुलिस ने, और ये क्यों मांगा है, इस हवाले से भी बात कर लेंगे कि आखिर इस्लामाबाद में होने क्या जा रहा है आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, बात कर रहे थे धरने के हवाले से जो 2 नवंबर को होगा और इस्लामाबाद के लॉकडाउन के बारे में बात है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने डिमांड कर ली है 46 करोड़ रुपीस की। अब ये 46 करोड़ रुपीस में रहाइश, खाना पीना, ट्रैवलिंग, फ्यूलिंग, ये तमाम चीज़ें हैं जो डिमांड की गई है। खालिद साहब, छोटी रकम नहीं है, यानी अगर हुकूमत ने 46 करोड़ हुकूमत से मांगे गए हैं पुलिस की जानिब से, तो कोई रिटेलिएशन या कोई ऐसी चीज़ जो कि उसके रिएक्शन में की जाएगी वो तो सामने आने को लग रही है। उसके तो आसार पूरे पूरे नज़र आ रहे हैं। खबरें कुछ ये भी थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, हम इस बारे में पहले भी सुनते आए हैं कि PMLN के वर्कर जो हैं वो PTI वर्कर के साथ तसादम के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में इस लिहाज से मैच्योरिटी आ गई है कि लोग मसलों को सियासी तौर पर हल करना चाहते हैं। PMLN को 2018 नज़र आ रहा है, उसको बिजली मुकम्मल हो जाएगी, सड़कें बन जाएंगी। वो किसी सूरत में भी आज सिचुएशन को वहाँ नहीं ले जाना चाहते जहाँ पे तसादम हो। तो तमाम धमकियों और दिखाने के बाद मैं समझता हूँ कि हुकूमत PTI को जुलूस निकालने की इजाज़त देगी, धरने की भी इजाज़त देगी, लेकिन मेरे ख्याल में धरने की भी वो ताकत नहीं रहेगी। और जैसे आहिस्ता तक वक्त गुजरेगा फिर हुकूमत का हाथ मजबूत होगा। तो शुरू में नहीं, ये जितना पैसा मारा जा रहा है शायद पुलिस का इस्तेमाल बाद में हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस के इस्तेमाल से पहले जो इस्लामाबाद को बंद करने वाली बात है उस मामले में PTI को आवाम की हमायत हासिल नहीं होगी और शायद उनको ख़ुद फैसला करना पड़े कि किसी क्या कहते हैं एक फेस सेविंग के साथ वो इस्लामाबाद का जो ये सील ऑफ करना है उसको खुद छोड़ देंगे। सो ये 40 करोड़ मंजूर हो जाएगा, पर मैं नहीं समझता कि पुलिस की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्शन हो। ठीक है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी यही पुलिस की जब बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि अवाम की हिमायत हासिल नहीं होगी, PTI को तो अक्सर लोग इतने जज्बाती हैं कि इमरान खान साहब जलसा करते हैं, वहाँ एक शख्स आता है कहता है कि जी अगर पैनमा वाला मसला हल ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। यानी अवाम में इतने जज्बात भी हैं कि वो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, और अकाउंटेबिलिटी होने का नाम नहीं ले रही। तमाम इदारे अपने हाथ उठा लेते हैं। NAB कहती है हम नहीं कर सकते, FIA कहती है हम नहीं कर सकते, स्टेट बैंक कहता है हम नहीं कर सकते, कानूनी जवाब कोई नहीं है। तो फिर अवाम तो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो। देखिए, मैंने पहले भी हम इस ऐसे प्रोग्रामों में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पनामा केस या अकाउंटेबिलिटी वाला मसला जो है वो गवर्नमेंट के गले में पड़ा हुआ है और 2018 के इलेक्शन से पहले हुकूमत को इस इल्ज़ाम से अपने आप को छुड़वाना होगा, वरना वक्ती तौर पर शायद, जहाँ तक मैंने कहा इस्लामाबाद को बंद करने का मसला है, उसको ना बंद करवाने में हुकूमत शायद कामयाब रहे। लेकिन ये करप्शन के इल्ज़ाम से हुकूमत नहीं बच सकती। ये सिर्फ पहले पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम रखते थे, PMLN को लोग यही समझते थे कि ये करप्शन से पाक है। अब वो सूरत हाल नहीं है। लोग समझते हैं कि PMLN के ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ाम है। हुकूमत को इन तमाम इल्ज़ामात को गलत साबित करना होगा और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा PMLN के लिए ये इल्ज़ामात जो हैं वो मुश्किल बनकर सामने आएंगे और अगर इन इल्ज़ामात में कोई और चीज़ शामिल हो गई तो ये भी हो सकता है कि बिल्कुल लोगों के जज्बात भड़क उठे। ठीक है, और लोगों के जज्बात भड़के तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वो इसलिए हो सकती है क्योंकि एहतसाब तमाम लोग चाहते हैं। वो एहतसाब का इदारा जो कि ऑटोनमस होना चाहिए वो ऑटोनमस नहीं नज़र आ रहा। नवाज शरीफ साहब कहते हैं अपने एक जलसे से खिताब करते हुए कि सड़कें बंद करते जाएं या नापते जाएं, हम सड़कें बनाते जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की बात करें, खालिद साहब तो अनअपोज्ड विन कर गए हैं। PMLN में इलेक्शंस हुए, अनअपोज्ड विन कर गए। CM साहब के ऑपोजिट एक शख्स खड़ा हुआ, इंतहाई वो डेफिनेटली दोनों की कदो कामत में बड़ा डिफरेंस था, इस सेंस में पॉपुलैरिटी में बड़ा डिफरेंस था। ये जमहूरी कुव्वतें या जमहूरी जमातें जमहूरियत को फॉलो कर भी रही हैं या नहीं? कैसे इलेक्शंस है ये टुथलेस? देखिए, एक लिहाज से तो कहा जा सकता है कि पिछले 40-50 सालों में पहले पाकिस्तान में 2 जमाती निज़ाम था, पीपल्स पार्टी और PMLN। अब पिछले 5 साल से तहरीक इंसाफ ने भी अपने कदम जमाए हैं और ये पार्टियां मजबूत होकर सामने आई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में सियासी पार्टियां मजबूत हुई हैं, लेकिन सिवाय PTI कह लें या जमात इस्लामी के, अमूमी तौर पे हमारी पार्टियां बड़ी मौरूसी और शख्सी पार्टियां हैं। जिन ख़ानदानों का पार्टियों पे आज से 20 साल पहले कंट्रोल था, उनका और उनके बच्चों का आज भी कंट्रोल, अगले 20 साल भी उन्हीं का रहेगा। खालिद साहब, मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि शायद इसी तरह ये काम चलेगा। दूसरी बात, पार्टियों के अंदर किसी किस्म की जमहूरी फ़िज़ा नहीं है। अगर PMLN के अंदर इलेक्शन हुए हैं
तमाम लोग नामजद हुए और वो अनअपोज जो है वो इलेक्ट हो गए। अच्छा, फिर देखें कोई उसमें सियासी डिस्कशन नहीं है, कोई नया विजन नहीं है, लोकल गवर्नमेंट चल नहीं रही है, सियासी ढांचा नहीं है, अगर लोगों के तालीम सेहत के मसले हैं उस पर कोई नई बहस नहीं हुई है। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि क्या ये सही मानों में जमहूरियत है या बादशाहत है, तो मेरे ख्याल में ये फ़िक्र की बात है कि पाकिस्तान में जमहूरियत में गवर्नेंस नामी कोई चीज़ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की चीज़ नहीं है, मशावरत नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे थोड़ी सी फ़िज़ा नाहमवार होती है तो मुल्क में आवाज़ उठती है जी हमने ऐसी जमहूरियत का क्या करना है, इससे तो फ़लाँ किस्म का हम निज़ाम बेहतर था। अगर जमहूरियत ने पाकिस्तान में पनपना है जी, तो हमारी सियासी जमातों को जमहूरी अंदाज अपनाने पड़ेंगे, अपने इलेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसियों को लोगों के पास ले जाना पड़ेगा। और बार बार जब मैं कहता हूँ तालीम, सेहत, अमन आमा, ख़वातीन के किरदार और हर आदमी को यकसा मौके मिलने के लिए पॉलिसियाँ बननी चाहिए। किधर की तालीम, किधर की हेल्थ। आपने जब आपके आला ओहदेदारान ने बाहर जाना है अपना इलाज कराने, उनके तमाम बच्चे बाहर से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ के एक आम शहरी की तालीम और सेहत कहाँ से इम्पोर्टेंट होगी गवर्नमेंट के लिए जब उनका पर्सनल कोई काम नहीं है। अगर यही लोग बैठकर पाकिस्तान के इदारों में अपने इलाज कराएं, तालीम उनके बच्चों की हो, तब जाके ये चीज़ें सही होंगी। हम लोगों को तो सिर्फ नारे ही लगते हुए और सड़कों के नारे लगते हुए सबसे ज़्यादा सुनाई देते हैं। वो मेट्रो बन जाती है, मेट्रो के नीचे कई लोग सोए होते हैं ऐसे जो जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। देखिए, हमने जो तरक्की का एक अंदाज़ अपनाया है पाकिस्तान में कि सारा ज़ोर सड़कों पर और पुलों पर, अब खैर एनर्जी की जनरेशन के लिए भी है जो ठीक है, लेकिन सब लोग दुनिया में कहते हैं कि जो आवाम की बुनियादी ज़रूरत है जिसमें तालीम, सेहत, आम आदमी के लिए सिक्योरिटी या अमन आमा और माशरे में बढ़ने के लिए यकसा मुकाम या मौक़े और अकाउंटेबिलिटी और मुशावरत, इन चीज़ों पर हमने तरक्की नहीं की। उसका असर क्या है? प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट, आज मैं कल कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान में सेहत के ऊपर 0.88% यानी 1% से भी कम सेहत के ऊपर हुकूमत खर्च कर रही है। बाकी सारा काम आप लाहौर में गुलबर्ग रोड पे चले जाएं, जेल रोड पे चले जाएं, आपको हज़ारों तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन दर्जनों प्राइवेट अस्पताल मिलेंगे। शाम के वक्त बेइंतहा भीड़ें लगी हुई हैं। तो जमहूरियत का असल मकसद आवाम के मफाद में लाने वाली पॉलिसियाँ हैं, गरीब आदमी की बेहतरी के लिए पॉलिसियाँ हैं। जब तक इसको हम अपनी जमहूरियत का मकसद नहीं बनाएंगे तो सिर्फ ओहदों में और ये दिखावे के जो पार्टी के इलेक्शन और पार्टी के जलसे जो हैं, इससे पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी फिजा नामवार होती है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा पड़ गया। चलिए वो खतरे की बात करें, और जहाँ से खतरा होता है वो ताल्लुकात बड़े बेहतरी की तरफ जा रहे थे। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बड़ी बात की जा रही थी कि एक पेज पर है वज़ीर आज़म साहब, आरिफ साहब एक गाड़ी में भी नजर आते थे, दोनों सीपैक की एक ही सड़क पे भी जा रहे होते थे, दोनों के दोनों एक ही जहाज में बैठ के एक ही मेज़ पर मीटिंग भी कर रहे होते थे। लेकिन एक रिपोर्ट नाज़रीन, एक रिपोर्ट है जिसकी वजह से एक तनाज़ा खड़ा हो गया और अब उसकी इंक्वायरी की बात आई है। खालिद साहब तो चौधरी निसार साहब ने हाथ उठा लिए थे, मैं इंक्वायरी नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म साहब ने उनको मनाया फिर से कि नहीं जी आप इंक्वायरी करिए और इसको आगे लेकर चलिए। तो इंक्वायरी जाएगी किधर? कोई वो फिर से मुशाहिदुल्लाह साहब वाला सिचुएशन होगी कि एक आधे बंदे को साइडलाइन करके बाकी सारे बरी जमा? देखिए, मेरे ख्याल में ये एक रिपोर्ट की लीक होने की, या जिसको ISPR ने कहा है कि ये लीक नहीं, इसको फीड किया गया है, ये उसकी बात नहीं है। ये उस रवैये की बात है जो पीपल्स पार्टी ने अपनाया। जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की, कैरी लूगर और हमारे जो एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने दानिस्ता तौर पर फ़ौज को ज़रब पहुँचाने की कोशिश की। फिर जब ये हुकूमत भी आती है, मैंने आपसे मुशाहिद साहब की बात की, और आप देखिए हमारे 3-4 बड़े काम, फाटा में रिफॉर्म्स थी, कराची में सियासी मसले को हल करना था, और बलूचिस्तान और KPK में और पैसा लगाना था। हुकूमत ने जो काम फौज ने कुर्बानी दे किया उसे खत्म नहीं किया। ठीक है, अच्छा खालिद साहब, मैं आपको यहाँ कथा कलामी करूंगी, उसके लिए माजरत, लेकिन अभी मुझे जाना है ब्रेक। को कंटिन्यू करेंगे कि ये तमाम काम हुए, कराची ऑपरेशन हो या फिर ज़रबे अज़्म हो या फिर बाकी ऑपरेशन हो, दहशतगर्दों का कला कमा करने की बात हो या फिर करप्शन के खात्मे की बात हो,
क्यों ऐसी खबर आई, क्यों ऐसा माइंडसेट है, कौन सी ऐसी लॉबी है? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले उस मुतनाज़ा रिपोर्ट की बात कर रहे थे जिसके बाद बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुल गई सामने जिसके बारे में शायद साइडलाइन किया जा रहा था। खालिद साहब, एक लॉबी या एक माइंडसेट की जिसकी हम बात करते हैं यूजुअली कि माइंडसेट मौजूद है। एक तरफ अंपायर की बात होती है, वहाँ ये माइंडसेट है कि इनवाइट किया जाए, दूसरी तरफ कतराते हुए ईंट से ईंट पर जाने की बात होती है। कहीं डर होता है कि कहीं कोई आ ना जाए या हमें कोई करप्शन हमारी पकड़ ना ले। तो ये माइंडसेट तो मौजूद है। हमारे यहाँ सियासतदानों को सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि वो अपने ऊपर रिलाय करते हुए सिर्फ अपनी बात करें, इधर उधर की नहीं? देखिए, उसकी असल वजह ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि गवर्नेंस के मामलों में, लोगों को हुकूमत में शरीक करने के मामलों में, इक़्तिसादी तरक्की के मामले में, क्योंकि हुकूमतें कामयाब नहीं होती। और पिछले मैं समझता हूँ 8-7 साल में फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बलूचिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं, कराची में बिल्कुल तब्दीली आ गई है। तो उसकी वजह से फ़ौज का कद लोगों की निगाह में बहुत ऊंचा चला गया है। तो फिर सियासतदान ये समझते हैं कि अगर हमने हमारी सियासत में आगे निकलना है तो फिर हमें फ़ौज को थोड़ा सा नीचे दिखाना चाहिए। तो खालिद साहब, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अपनी सियासत को ऊंचा कर लिया जाए किसी को नीचे दिखाने के लिए? असल बात तो ये है कि आप जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ और कामयाबी है तो इसमें क़यादत मुहैया करें। कराची के मामलात को आप संभालें, बलूचिस्तान में लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। तो आप इस जिम्मेदारी संभालें, फ़ौज खुद पीछे हो जाएगी। लेकिन इस वक्त देखें, अगर पाकिस्तान की तरक्की बुनियादी तौर पर फ़ौज के किरदार, जिसमें एयरफोर्स ने भी सब शामिल हैं, उनके किरदार की वजह से हो रही है, तो घबराए नहीं। देखिए, अगर एक अच्छा खिलाड़ी आगे भाग रहा है, रिले रेस होती है, अच्छे खिलाड़ी को भागने दें। जब रेस जीत लेंगे आप दोबारा आकर अपना नाम जमाएं। लेकिन ऐसे वक्त में ये दुनिया को तासुर देना कि फ़ौज जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे खड़ी है, उनको इस्तेमाल कर रही है, ये बात तो हमारे दुश्मन कह रहे हैं। ठीक है, हम तो कह के दुनिया को मर गए कि हमारे नज़दीक हर दहशतगर्द है, हम उसमें तफरीक नहीं करते। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत ने दोबारा क़यादत संभालनी है तो एक तो उनको ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए, जिस आदमी ने भी लीक किया है उसको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा फ़ौज के साथ मिलकर पूरी दुनिया को ये दोबारा मनवाएं कि पाकिस्तान में हुकूमत और फ़ौज नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ है। हम किसी जमात को, खा वो लाहौर मरीदके में हो या मुल्तान में हो, हम किसी जमात को पाकिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इजाज़त करने की, इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप इनके ख़िलाफ़ वो ऑपरेशन शुरू कर दें जो आपने तालिबान के खिलाफ किए थे। हर चीज़ को डील करने का तरीका मुख्तलिफ है। अब तो तालिबान की बात भी अलग आ गई, वो आगे चल के डिस्कस भी करेंगे खालिद साहब। लेकिन पाकिस्तानी अवाम थैंकलेस अवाम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम उन लोगों में से हैं जो कि जिनके लिए थोड़ा सा भी किया जाए तो बड़े थैंकफुल होते हैं। जिस तरह जनरल राहील शरीफ अब मकबूल तरीन आर्मी चीफ है तमाम आर्मी चीफ्स में से। यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए अगर उन्होंने कुछ किया तो उसके आगे से प्रेज भी पाई या तारीफ भी पाई और लोग थैंक यू राहील शरीफ के टैग्स भी मनाते हैं। तो इस तरह थैंक यू नवाज शरीफ भी हो सकता है अगर हम लोगों को वही वादे जो इलेक्शन से पहले किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर आए। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में लोग हमारे बड़े हकीकत पसंद हैं और वो अच्छा बुरा पहचानते हैं। आप देखें ना, जिस तरह पिछले इलेक्शन में उन्होंने पीपल्स पार्टी को रद्द किया तो यही लीडरशिप जी पीपल्स पार्टी की, यही वो शहीदों के नारे थे, अवाम ने बिल्कुल उनको रद्द कर दिया क्योंकि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी उनके ख्याल के मुताबिक मायूस कुन थी। आज देखें ख़बरें आ रही हैं कि KPK में लोग इमरान खान साहब की या परवेज़ खट्टर साहब की पॉलिसी को पसंद करते हैं। इसी तरीके से 2018 में बिजली आ गई, सड़कें बन गई, CPEC की वजह से इकॉनमी मजबूत हो गई जी। तो मैं समझता हूँ यही हुकूमत जो है इन्हीं चीज़ों को लेके लोगों के सामने जाएगी और लोग उसकी तायद करेंगे। पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल जिसे कहते हैं तंग नज़र नहीं है, हकीकत समझते हैं और उस आदमी को या उस इदारे को
उस अच्छाई का क्रेडिट देने को तैयार हैं सही। जो उनके नज़रिए में मुल्क के लिए और उनके लिए बेहतर साबित हुई है। राइट, ठीक है। जहां बेहतरी की बात है तो बेहतरी करने के चक्कर में हम लोग एक गड़बड़ कर गए, जिस खबर की हमने बात की, और मवाद मुहैया कर दिया दुश्मन मुल्क को बात करने का। बड़ा उछाला गया, इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया और बड़ा नेगेटिवली हाईलाइट किया। देखिए, सिविल हुकूमत ने फौज को ये कह दिया कि जी आप नॉन स्टेट एक्टर्स को काबू करें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब जब ये दुश्मन मुल्क को बात सामने आई तो दुश्मन मुल्क को तो प्रोपेगेंडा की ऑलरेडी जरूरत थी। खालिद साहब, ब्रिक्स में भी बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, रशिया ने रद्द कर दिया, चाइना ने रद्द कर दिया। क्या चाह रहा है भारत, और उसको क्यों समझ नहीं आ रही है आइसोलेशन की स्ट्रैटेजी नहीं चल पाएगी इस वर्ल्ड में, स्पेशली न्यूक्लियर पावर होते हुए पाकिस्तान? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए पिछले चंद महीने बड़े मैं तो नहीं कहूँगा फतेह के करीब शामिल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसे कहते हैं उसको बड़ा अच्छे फैसले हुए हैं पाकिस्तान के हक़ में। उसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत अहम है। इस खित्ते में अमन हमारे बगैर कायम नहीं हो सकता। दूसरे, आपने पिछले 7-8 साल में, खुसूसन पिछले 3 साल में जनराही शैली के ज़माने में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाइयाँ की हैं, उसका चीन को फ़ायदा हुआ है, उसका रूस को फ़ायदा हुआ है, उसका दुनिया को फ़ायदा हुआ है। अच्छा, फिर सी पैक के ज़रिए इस वक्त रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूरोपियन मुल्क देख रहे हैं कि उनको यहाँ पे तजारत का मौका मिलेगा। सही। तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर, और फिर हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी ने एक कह लें मुतअस्सब कह लें या एक बड़ी अल्ट्रा नेशनलिस्ट हिंदुत्व की पॉलिसीज चलाई, तो दुनिया ने आखिर में देखा कि जनाब गाय के ऊपर आप लोगों को मरवा रहे हैं, कभी आप लोगों को कह रहे हैं कि घर वापसी करें। हिंदुस्तान के अंदर भी नरेंद्र मोदी की जो तकसीम की पॉलिसी है वो रद्द हो रही है। और हिंदुस्तान में बड़े लोग कह रहे हैं कि जनाब आप दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कश्मीर का मसला पूरी दुनिया के सामने है। आज 100 दिन हो गए हैं, श्रीनगर की पूरी वैली बंद है, बच्चे आपके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं, औरतें आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं। अब सारा बोझ पाकिस्तान पर डालकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। साहब, ये सारे जो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये सारे जो है सरहद पार से आए हैं, ये सारे एलओसी के हमारी तरफ से आए हैं, जो बच्चे हैं ये ख़वातीन हैं जिनको आपने उस टाइम से, भारत ने उस टाइम से जुल्म और बर्बरियत का शिकार बनाया हुआ है, और मौक़िफ़ दुनिया के सामने ये देता है कि जी पाकिस्तान की तरफ से कोई मसला आता है या पाकिस्तान की तरफ से लोग आते हैं, हम ये चीज़ जाकर क्यों एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे कि बच्चे और ख़वातीन तो नहीं भेज सकते ना, वो तो वहीं के लोग हैं। देखिए, आपने कहा था कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान को अलहदा करने की, तनहा करने की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है, लेकिन हमें एहसास होना चाहिए कि दुनिया में हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ लोग नॉन स्टेट एक्टर का सवाल उठाते हैं, कुछ हमारी अक़लियतों के साथ बर्ताव का, कुछ ख़वातीन साथ के बर्ताव का। तो हमने सियासी तौर पर तो साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है, हम अकेले नहीं हैं। लेकिन दुनिया में हमारे लिए एक चैलेंज है कि किस तरह हम अपने आप को दुनिया में पेश करें कि दुनिया हमें एक बहुत ज़्यादा एक पुरअमन, एक सिविलाइज्ड, एक ऐसा मुल्क जहां अक़लियतों को हक़ है, जहां औरतें आगे बढ़ रही हैं, जहां अवाम के फ़ायदे के लिए काम है, और सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तानी सकाफ़त को उजागर कर सकें। देखिए, इतना बड़ा हमारे पास टैलेंट है, हम क्यों नहीं पाकिस्तान के लिबास की बात करते, अपनी ज़ुबानों की बात करें, अपने खानों की बात करें। आज इतना अच्छा मौसम है, पाकिस्तान में परेडें होती नजर आएँ, पाकिस्तान में खानों के मेले हो, वो वक्त आएगा, फैशन परेड हो, वो वक्त बहुत जल्द आएगा। बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी हुई, फैशन की इंडस्ट्री के हवाले से बात करें या बाकी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करें, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आई है, लेकिन और आएगी। एक तरफ बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब या हमारे तमाम लीडर साहब हिंदू बरादरों के साथ, जो हमारे ब्रदर्स हैं, हिंदू ब्रदर्स, उनके साथ दिवाली मनाते हुए नजर आए। लास्ट ईयर भी नजर आए, प्रॉपर इवेंट हुआ, गवर्नर हाउस के अंदर पंजाब के अंदर इवेंट हुआ। दूसरी तरफ ईद जब आती है, ईद उल अजहा इंडिया के अंदर, तो मुसलमानों का क्या हाल किया जाता है वो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल के दोस्त परसों के दुश्मन कैसे बने, क्यों बने, और किसकी बात करेंगे आफ्टर ब्रेक।
बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले कुछ दोस्तों की और दुश्मनों की बात कर रही थी। तो नाजरीन, एक ज़माना था कि यूएसए ने रशिया के खिलाफ, यानी उस टाइम की सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान को बढ़ोतरी दी, और उस टाइम पे तालिबान मुजाहिदीन के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद फिर वक्त ख़त्म हो गया, वक्त तब्दील हुआ, काम ख़त्म हो गया और तालिबान को तनहा छोड़ दिया गया। फिर अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन पैदा हुई वो हमारे सामने है। फिर एक टाइम आया कि ये दुश्मन बन गया आपस में, यूएसए और तालिबान, और अब फिर वक्त आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है कि तालिबान के साथ बातचीत से ही हल हो सकती हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि अफगानिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और है। खालिद साहब, तालिबान का बहुत सारे अफगानिस्तान के इलाकों में कंट्रोल है इस वक्त भी, और इससे पहले भी था। पहले भी बातचीत की बात सामने आई थी अमेरिका की तरफ से, जब कतर ऑफिस की बात की गई थी तालिबान की। पाकिस्तान को भी कहा गया था कि मुज़ाकरात की तरफ आगे लेकर जाया जाए। अब क्या होने जा रहा है? एक बार फिर क्या अमेरिका ये समझ रहा है कि तालिबान को बातचीत के ज़रिए इंगेज करना होगा, लड़ाई नहीं हो सकती इनसे? मैं सिर्फ इस बात का जवाब देने से पहले एक सेकंड के लिए वापस जाऊंगा कि हिंदुस्तान कहता है हमारे पास आपसे ज़्यादा मुसलमान हैं जी। मैंने मार्का करबला में जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे प्रोग्राम हुए या जो सोसाइटी में प्रोग्राम हुए 9वीं 10वीं मुहर्रम के पूरे पहले 10 दिन उनको देखा, और तमाम लोगों ने नवाज़ रसूल की शहादत का गम मनाया। मैंने हिंदुस्तान टेलीविज़न को भी देखा, और मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, एक स्टिकर नीचे चल रहा था कि लखनऊ में इतने ताज़िए निकाले गए। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम अपनी सकाफ़त, अपने गम दुख दर्द को जिस तरह मनाते हैं उसका किसी से मुकाबला नहीं है। लेकिन हम आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, और आज अफ़गानिस्तान में बड़ी जो सूरत हाल वो बिगड़ रही है। आप शुमाल में देखें, कंदूज़ में तालिबान का हमला है, वो कह रहे हैं जी अफ़गान फ़ौज लड़ रही है, अभी तक उनसे कब्ज़ा छुड़ाया ही नहीं गया। नीचे हेलमंड में और लश्करगाह में भी तालिबान नबर्द आज़मा हैं अफ़गान फोर्सेस के साथ, मशरक़ में भी मग़रिब में। कुछ लोग कहते हैं आधे से ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान है वो तालिबान के कंट्रोल में है। अफ़गान फ़ौज के लोग, कई लोग कहते हैं 3 लाख की फ़ौज है, तनख्वाह 3 लाख की लेते हैं, जो अफ़गान लीडर खा जाते हैं। और ज़मीन के ऊपर सुना है 1 लाख की फ़ौज है। लाखों अफ़गानी रोज़ मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और एकदम तालिबान मजबूत हो रहे हैं। उन्हें ईरान में जाकर अपने दफ्तर खोले हैं, उनसे बातचीत शुरू की है। कतर में दफ्तर मौजूद है, वो सऊदी अरेबिया गए हैं, और चाइना में जाकर उन्होंने चाइनीज़ हुकाम के साथ बात की है। और अब इत्तला ये है कि अमेरिकनों ने भी उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है, क्योंकि पहले जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था, अमेरिकन चाहते थे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिगड़े ना। अब तकरीबन इलेक्शन होने के नज़दीक है, तो वो चाहते हैं कि जब अगली एडमिनिस्ट्रेशन आए तो बात ये ना हो रही हो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को शिकस्त कैसे देनी है, बात ये हो रही हो कि मामला कैसे निपटाया जाए। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त अगर हमारा कोई असर रसूख है तो हम भी तालिबान को इस बात पे रजामंद करें। खालिद साहब, हम तो रजामंद कर लें, लेकिन यहाँ अमेरिका की पॉलिसी भी ज़रा सुन लीजिए। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तान को अपना एलाय कहता रहा और आज भी कहता है, मानता है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान और इंडिया के साथ जाकर ये सैफरी की एक इत्तेहाद बनाता है कि जी हम अफगानिस्तान की तालिबान वाली सिचुएशन को बेहतर करेंगे। हाउ कैन यू माइनस पाकिस्तान, और पाकिस्तान को माइनस करके आप तालिबान वाली सिचुएशन को बेहतर बना सकें? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? देखिए, इसी तरह जैसे हिंदुस्तान ने कोशिश की कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दें, अमेरिका ने कोशिश की कि अफगानिस्तान, इंडिया और अमेरिका मिलकर अफ़गान मामले को निपटाए। ये कैसे मुमकिन है? आप देखें इन सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान वहाँ पर अपनी फ़ौज भेजकर उनको ख़तरों में मुब्तला करेगा? अब वहाँ पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और मैं समझता हूँ चाइना का बहुत बड़ा रोल बढ़ेगा। मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में शायद जो चाइना की हुकूमत है वो अफ़गान हुकूमत और तालिबान को ये बताने की कोशिश करेगी कि हम आपकी तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं, कल को आप सीपैक का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप बातचीत का रास्ता अख्तियार करें, लड़ाई को छोड़ें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बदकिस्मती से पिछले आप क्या कहें तकरीबन 36-37 साल या उससे भी इससे ज़्यादा लोग एक दूसरे को खाना जंगी शुरू है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का हामी है। हम समझते हैं हमें अफ़गानिस्तान में अमन कायम होने से
सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, हम इस अमन के सफ़र में शरीक होना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है अफगानिस्तान में अमन हो क्योंकि उनका स्टेक है, उन्होंने अपने सोल्जर्स उठाकर वापस लेकर जाने, अपने घरों को लेकर जाने, ये जंग को रैप अप करना चाहते हैं। वो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो भी उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान का स्टेक है, नेबर है, वहाँ टेररिज्म होती है, पाकिस्तान में टेररिज्म होती है, पाकिस्तान में टेररिस्ट आते हैं। चाइना का स्टेक है कि वहाँ का जो एक स्टेट, एक प्रोविंस सिंकियांग, वहाँ मसला हो जाता है अगर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हो। इंडिया का तो कोई स्टेक नहीं है ना इसके अंदर, इंडिया को तो कोई मसला ही नहीं होता, लेकिन इंडिया को आगे लेकर जाया जाता है। एक 4 फरीकी ग्रुप भी तो बना था, अमेरिका, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उसका क्या बना? मेरे ख्याल में अब उसकी तरफ आएंगे लोग आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इन मामलात में अब हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में रोल तकरीबन ख़त्म होगा। उन्होंने कहा था $2 बिलियन देंगे, वहाँ अमेरिका अब कह रहा है कि हमने $800 बिलियन लगाए हैं पिछले 15 साल में। आज उनकी लोगों को रोज़ी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता। मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ा था कि आधा अफ़गानिस्तान ज़हनी तौर पे मरीज़ है। तो हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दें अभी। अब बात यह है कि चाइना को अपना वहाँ पर कायदाना किरदार अदा करना पड़ेगा, पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर जब ये CPEC की बात आएगी, पाकिस्तान, चाइना, रशिया इस तजारती माहदे को बढ़ाएंगे, फिर इस इलाके की स्ट्रेटजी चेंज भी होगी। लेकिन देने वाला, खालिद साहब कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन देने वाला देना चाहे और लेने वाला लेना ना चाहे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर अफगानिस्तान की हुकूमत का ये रवैया अभी जो है, जो भारत जाके फ़ौरन चेंज हो जाता है और पाकिस्तान में कुछ और होता है, अगर यही रवैया रहा तो पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले, अमेरिका जितनी कोशिश कर ले, चाइना जितनी कोशिश कर ले, जब लेने वाला नहीं लेना चाह रहा तो चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जाए? देखिए, जब तक तो हुकूमत मजबूत नज़र आ रही थी, इन लोगों को बाहर से पैसे नज़र आ रहे थे। अब जैसे जैसे तालिबान मजबूत होंगे, इन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। कल परसों में देख रहा था कि दोस्तम जो एक बड़े मजबूत लीडर हैं, उनके काफ़िले पे हमला हो गया। तो इन सब लोगों के लिए, आपको याद होगा जब तालिबान आए थे तो किस तरह पहले वाले लोग मारे गए, ख़त्म हो गए। हम नहीं चाहते कि कत्ल गारत हो, लेकिन अफ़गान हुकूमत को अब सही मानों में खुले दिल से तालिबान के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, उनके साथ शिरकत के साथ अफ़गानिस्तान में अमन की बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बैठना तो एक और जगह पर भी पड़ेगा खालिद साहब। वो वुकला भी एहतजाज कर रहे हैं और असातिज़ा भी कर रहे हैं। हुकूमत को इन दोनों कैटेगरीज के साथ भी तो बैठना पड़ेगा ताकि उनके मसले हल किए जाएं। ये हम क्या देखते हैं, कुछ अरसे बाद लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों पर कोई ना कोई एहतजाज सामने आता है, चाहे वो फार्मर्स का एहतजाज हो, यानी जो किसान है उनका एहतजाज हो। हालांकि किसान पैकेज की बात की गई थी। कभी असातिज़ा का एहतजाज पंजाब में होता है, कभी कराची में होता है, कभी कहीं और होता है, KPK में होता है। ये एहतजाज चल रहे हैं। ये तबके, पढ़े लिखे तबके या दूसरा तबका जो कि मेहनत कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी चला रहा है, क्यों ये इतने मसले में कि बार बार एहतजाज की तरफ आना पड़ता है? देखिए, वैसे तो हम कह सकते हैं कि एहतजाज एक जमहूरी हक है, लेकिन अगर वुकला इस बात पे एहतजाज करें कि उन्होंने एक जज को मारा या उसके साथ बदसलूकी की और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इनके लाइसेंस कैंसिल कर दें, या पंजाब हुकूमत कहे जनाब जिन असातिज़ा का और हेड मास्टर्स का रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, बच्चों का सालाना इम्तिहान अच्छे नहीं हुए, उनको पोस्ट आउट किया जाए और वो एहतजाज करें, तो ये देखिए एक और बात भी आती है। एक है जमहूरियत, दूसरा है जो हुकूमतें अवाम की हिमायत से हुकूमत में आती हैं उनको मजबूत महसूस करना चाहिए और अपनी रिट को कायम करना चाहिए। मैक्सिको में टीचर्स का मसला हुआ, उनके सदर ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं टीचर्स की आज़ादाना भर्ती करूंगा। आपको याद होगा कैमरॉन आए थे और लंदन में बहुत हंगामे हुए थे। उन्होंने एक शाम बैठकर हज़ारों लोगों को सज़ाएं दिलवाई। थैचर ने माइनर जो कर रहे थे स्ट्राइक, उनको एक रात में ख़त्म किया। तो हुकूमत को देखें, अगर हुकूमत समझती है कि उसकी अवाम में मकबूलियत है तो ऐसे मामलों पर हुकूमत को, जिसे कहते हैं, रिट कायम करनी चाहिए और जो लोग लोगों के हक में काम नहीं कर रहे उन पर सख्ती करनी चाहिए। कमज़ोरी के साथ हुकूमत नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत अपना एजेंडा लेकर जाए, लोगों को एजेंडे में शरीक करे। अगर उस मोहल्ले के लोगों को पता है कि ये टीचर्स ने हमारे बच्चों की तालीम ने काम ठीक नहीं किया, तो फिर जब आप उनके ख़िलाफ़ कदम उठाएंगे वो लोग आपके साथ खड़े होंगे। खालिद साहब, तालीम का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत की नाक के नीचे 53% प्राइवेट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो या
वो पुलिस हो, इन तमाम लोगों को पता होगा कि सिचुएशन क्या चल रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। ये सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो तालीम और हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सेगमेंट्स है पाकिस्तान के इस वक्त। लेकिन नाज़रीन, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ज़ेरे बहस के नाम से ट्विटर पर और फेसबुक पर, दोनों पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड।